आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि जनरल जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्टिकुलर टर्म में आपके हार्डवेयर या कहना चाहिए सॉफ्टवेयर से लिंक होता है या लिंक करवाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमें साथ में बुक्स भी फॉलो करते जाना है, जो भी हम लेक्चर पढ़ते जाएं उसको बुक से भी देखते जाएं। उससे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट डे डाउट में हम उसको कवर भी कर सकते हैं। तो आप चाहो तो गैल्विन की बुक ले सकते हो, टेनेनबम की बुक ले सकते हो, या स्टालिंग्स की बुक ले सकते हो, या आप इसको ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हिस्ट्री के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, डिस्क की बात करते हैं, प्रिंटर्स की बात करते हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप उसको डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हो, या कहना चाहिए उसको डिफाइन भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किससे किससे, या कहना चाहिए कंप्यूटर किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है, या कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर्स, मेमोरी, डिस्क, प्रिंटर एंड अदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर्स को, या कहना चाहिए प्रोसेसर को हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। समझना मेरी बात को, कंप्यूटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बोले कि इन कंप्यूटिंग अ प्रोसेसर, या कहना चाहिए कोई काम को कर रहे हो, कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन कंप्यूटिंग अ प्रोसेसर और प्रोसेसर यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट। सिंपल बात करें तो डिजिटल सर्किट है विच परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सम एक्सटर्नल डेटा सर्विसेज, यूजुअली मेमोरीज और सम अदर डेटा स्ट्रीम्स। हम स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात करें तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता है जो क्या काम करता है, सिंपल मेमोरी या कहना चाहिए डेटा स्ट्रीम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आता है। ठीक है, it typically takes the form of a microprocessor which can be implemented in a single chip। और ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो चिप बना होता है वो आपका मेटल ऑक्साइड होता है या सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। या आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो सिंपल अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपके मेमोरी पे, ठीक है, या आप कह सकते हो डेटा स्ट्रीम पे। प्रोसेसर की एग्जांपल बता सकते हो बच्चे, कोई भी प्रोसेसर की कोई एग्जांपल बताओ मुझे। प्रोसेसर इंटेल, तो आपको पता, हाँ इंटेल प्रोसेसर हो गया, इंटेल प्रोसेसर हो गया, और एएमडी। AMD। एएमडी प्रोसेसर हो गया, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो प्रोसेसर्स होते हैं, इंटेल आपका प्रोसेसर हो गया, एएमडी प्रोसेसर हो गया, और आपने इसमें सुना होगा कि जो अगर हम जनरली एग्जांपल बात करें तो प्रोसेसर जो है, इसने जो बताया वो चिप के टर्म में बताया कि आपका इंटेल प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर हम बात करने लगते हैं कि अरे चलो ये क्या कहते हैं i3 है या i5 है या i7 है, मतलब इसमें प्रोसेसिंग स्पीड जो है हाइयर है, या मल्टी कोर सिस्टम है। बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें जुड़ जाते हैं जिससे आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की या कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, बिकॉज अगर मल्टी कोर है, ड्यूअल कोर था फिर मल्टी कोर आया, तो मल्टी कोर है, क्वाड कोर है, तो उससे क्या होता है, बट ऑब्वियस है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर का मतलब कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का मतलब सिंपल ऑपरेशन, और ऑपरेशन कहां परफॉर्म होना है, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी और डेटा स्ट्रीम। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि चलो अच्छा तेरे लैपटॉप में प्रोसेसर कौन सी है, स्पीड क्या है, कितने कोर का है, क्वाड कोर है, डुअल कोर है, मल्टी कोर है, क्या है। ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि यही काम में आता है आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में, या कहना चाहिए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर कंप्यूटिंग के लिए मैं एग्जांपल आपको बताऊं प्रोसेसर के टर्म में, तो आपने सुना होगा सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपने सुना होगा जीपीयू। आजकल एनवीडिया के साथ जीपीयू की अवेलेबिलिटी वाले लैपटॉप आपको मिल जाएंगे, या कहना चाहिए कंप्यूटर मिल जाएंगे। ये जीपीयू क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपको और हाई एंड टास्क परफॉर्म करने हैं तो आपको वीपीयू भी मिल जाएंगे, दैट इज वीपीयू। एक मैंने आपको बताया जीपीयू, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। वीपीयू बोले तो विजन प्रोसेसिंग यूनिट। देन बात आती है टीपीयू, दैट इज टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। देन बात करते हैं एनपीयू, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा ही होता है बहुत सारा। पीपीयू, फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर होता है डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। फिर आपके पास होता है इमेज पे आप अगर वर्क करना चाहते हो तो आईएसपी आता है, हैंड हाई एंड प्रोग्रामिंग के लिए आईएसपी आता है, दैट इज इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये ऐसे सारे के सारे आपके प्रोसेसर के एग्जाम्पल है। फिर आपको मेन मेमोरी पता ही है बेटा, ठीक है? मेन मेमोरी आपकी हो गई। फिर डिस्क हो गया, डिस्क की बात करते हो। फिर आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आपका डिवाइस हो गया, ठीक है? फिर आप वेरियस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हो। अब इनपुट डिवाइसेस देखो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो जिससे हम इनपुट कर पाए, मतलब बोले तो कीबोर्ड या माउस इनपुट डिवाइस हो गया। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं तो जहां आपको स्क्रीन पे आउटपुट विजुलाइज हो, ठीक है, चीजें शो हो, तो आपका सिंपल हो गया मॉनिटर, और आपका प्रिंटर, ये आपके क्या हो गए? आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो ये सारी चीजें मिलके आपका कंप्यूटर बना, जो हमने कंपोनेंट की बात की। क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को मिला के भी होते हैं, ठीक है? तो अगर केवल हम इंटरनल की भी बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर आ जाता, मेमोरी आ जाता, डिस्क आ जाता। एक्सटर्नल में हमारे पास फिर प्रिंटर आ जाता, ठीक है, मॉनिटर आ जाता। अब इन सबको मिला के आपका कंप्यूटर तैयार हो गया, कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटिंग आप करने के लिए रेडी हो। अब आपको ये भी पता चल गया कि मुझे कौन से कोर की प्रोसेसिंग चाहिए, या कहना चाहिए आई3 चाहिए, आई5 चाहिए, आई7 चाहिए, या सीपीयू यूज करना है, जीपीयू यूज करना है, वीपी यूज करना है, या टीपी यूज करना है, या पीपी यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर टास्क और योर कंप्यूटिंग टास्क और योर रिक्वायरमेंट। डिपेंड करता है कि चलो भाई मुझे जीपीयू पे काम करना है, क्योंकि जीपीयू जो है ना उसमें हमको क्या कहते हैं, गेम्स खेलने में बहुत ज्यादा काम में आएगा। या अगर हमको मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में सीएनएन की बात करें, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करनी है, अगर उसमें हमको ट्रेनिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? जीपीयू यूज करना चाहिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें टास्क जो होते हैं बड़े बल्कि होते हैं और इसमें इजीली परफॉर्म हो जाएंगे, जिसमें सीपीयू में टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये ऐसे सारे रिक्वायरमेंट बेस्ड हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब बेटा इनको अगर मैनेज करना है तो क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर का लेयर चाहिए। इन सबको मैनेज कौन करेगा? आपस में इंटरलिंक कौन करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो सिंपल सी बात हुई, जितनी चीजें मैंने आपको बताई उनमें इफ यू वांट टू मैनेज ऑल दीज वैरिड कंपोनेंट्स देन यू रिक्वायर्ड अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसी लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलते हो बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बताइए बच्चे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए। बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? मेरी आवाज आ रही है या यस और नो? क्लियर है सर। गुड, क्लियर है सर। ठीक है। तो अब हमारे पास ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट डज मेनी थिंग्स एट अ टाइम, so it require a manager. So it's require a manager. The manager of a computer is its operating system. Like Microsoft Windows, MS Windows की हम बात करते हैं, it is the most commonly used operating system. अब हम बात करते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, when we switch on a computer, सबसे पहले होता क्या है बताओ? सबसे पहले क्या होता होगा बेटा, बताओ कोई भी। सर बूट लोडिंग स्क्रीन आती है। बूट लोडिंग स्क्रीन आती है। तो देखो बेटा, ये बिल्कुल सही है कि बूट लोडिंग स्क्रीन आती है। लेकिन अगर अपन बात करें इसको और लेमन के टर्म में बात करें, इसने बिल्कुल सही बताया, लेकिन और हम लेमन के टर्म में बात करें बेटा तो सिंपल सी बात करें, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर ऑल इट्स पार्ट्स आर चेक्ड।
सबसे पहले इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो चेक्ड होते हैं, और आप एक बीप साउंड भी सुनते हो। अगर सिंपल कंप्यूटर की बात करो तो एक बीप साउंड से सारी ये जो प्रोसेसिंग होती है हो जाती है। देन होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, बट ऑब्वियस है रैम में होगा, प्राइमरी मेमोरी में होगा। तो क्या होता है, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा बूटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। देखो बड़ा ही आज हम बेसिक से चल रहे हैं बच्चे, कभी कभी क्या होता है ना, हम चीजें तो बहुत सारी जानते हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया, सबसे पहले क्या होते हैं, उसके जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो चेक्ड होते हैं। जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर को, ठीक है, वो चेक हो जाता है। देन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। आफ्टर दिस प्रोसेस फिर आपके पास एक वेलकम स्क्रीन अपीयर होती है, या आप कह लो एक लॉगिन स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है, और उसी को फिर हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। इट इज लाइक आवर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल जैसा है, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे आपको बुक्स को अरेंज करना है तो टेबल पे आपने बुक्स को अरेंज कर दिया कि चलो डीवीएमएस की बुक्स मैंने अलग रख दी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक अलग रख दी, जावा की बुक अलग रख दी। वैसे ही हमारे पास डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं जिसको हम क्लिक करके आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा डेस्कटॉप है, जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें आपके पास वॉलपेपर्स हो सकते हैं, टास्क बार हो सकता है, और आइकन्स होते हैं। एक टास्क बार क्या होता है, जो नीचे आपकी लंबी सी कहना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखती है वो आपका टास्क बार होता है। आइकन सिंपल जिस पे आप क्लिक कर लो वो आपके आइकन्स हो गए, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें ये वॉलपेपर, तो आपका जो बैकग्राउंड में पिक्चर है वो आपका सिंपल वॉलपेपर हो गया। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो या जब आप कंप्यूटर के ऑन होने की बात करते हो, ठीक है। दूसरा अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो दूसरे डेफिनेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। अगर तुम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, जैसे अभी विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है, या हम उबुंटू की बात करें, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है जो किस लिए बना हुआ है, कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी या इंटरफेसिंग के लिए, कि कैसे कंप्यूटर के जो बाकी पेरी ये कहना चाहिए हार्डवेयर है और जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, उनके बीच में इंटरफेस कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम्युनिकेशन किससे होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम that act as an intermediary or you can say interface between a user of a computer and the computer hardware। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के अब आपके गोल क्या हो जाएंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसका गोल हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करना, इसको कंट्रोल करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। इट मींस अगर कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अगर आप कोई कंट्रोल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरा इसका मेन गोल क्या है, कन्वीनियंट करना, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम यूज के लिए कन्वीनियंट हो जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिले और हम हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज कर पाए। तो अब अगर हम यहां बात करें तो हमें बात भी अब समझ में आ गई कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल कर क्या रहा है, जो सिंपल आपके रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करवा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया जो इंटरफेस का काम कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर के बीच में, जो कि आपके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करवाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो जनरल डेफिनेशन कि अ कंप्यूटर सिस्टम हैज सम रिसोर्सेज व्हिच मे बी यूटिलाइज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं, तो जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, हम पता ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमें पता है, फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होता है, तो अगर आप देखो सिंपल, अगर आप कंप्यूटिंग के टर्म में समझो तो इन कंप्यूटिंग अ फाइल सिस्टम कंट्रोल्स, क्या करता है, कंट्रोल का काम करता है। क्या कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल
हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव। तो हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड, ये काम किसका है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो डेटा स्टोर और रिट्रीव करने की जो मैकेनिज्म है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फाइल सिस्टम के थ्रू होता है। तो आप ऐसा सिंपल कह सकते हो, इन कंप्यूटिंग अ फाइल सिस्टम कंट्रोल्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव। अब मैं इसका अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप लोगों ने अगर सुना हो तो ISO 9660 जो फाइल सिस्टम था वो सिंपल स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे ऑप्टिकल सिस्टम यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना पड़ेगा? ISO 9660। तो ऐसे ही डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बने हुए होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यहां तक समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे बात करते हैं। अभी आपका क्या कहते हैं, जनरल कंप्यूटर हो गया जिसमें आप देख रहे हो मेमोरी है, डिस्क ड्राइवर है, मॉनिटर है, फ्लॉपी डिस्क है, लेजर प्रिंटर है, CD रोम है, कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और आप कह सकते हो हार्डवेयर पार्ट हो गए। ठीक है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ये आपको देखो, ये आपके रैम के स्लॉट्स हैं। ये आप अगर नॉर्मल कंप्यूटर की बात करो तो ये आपका रैम का स्लॉट है। यहाँ आपको पता चल जाता है कि इंटेल का प्रोसेसर है क्या है। तो डिफरेंट स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पावर सप्लाई कहाँ से होती है, मेन बोर्ड कूलर कहाँ होता है, मेमोरी स्लॉट्स कहाँ होते हैं, ड्राइवर कनेक्टर्स कहाँ होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, जो आपका बायोस होता है। ठीक है, बायोस प्रोसेसर क्या होता है, देन मेन बोर्ड बैटरी क्या होती है, फिर PCI के स्लॉट्स कहाँ दिए होते हैं, ग्राफिक्स के स्लॉट्स कहाँ होते हैं, ये पूरी चीजें आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड दीज आर द प्रोसेसर। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, चिप डिवाइसेस होते हैं। आपका रैम हो गया, रैम के जो स्लॉट्स में आप इसको यूज कर सकते हो, रैम के स्लॉट्स। तो अगर हम अगेन फिर से हम डेफिनेशन पे जाएं ओएस के, तो आप ऐसा बोल सकते हो ओएस करता क्या है? रिसोर्स को मैनेज करता है और एलोकेट करता है स्पेसिफिक प्रोग्राम को। जिस प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर रिसोर्स की जरूरत है उसको एलोकेट करता है। तो आप ऐसा कहोगे ओएस मैनेज these resources and allocates them to specific programs and users. So the management part is also the part of operating system. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं operating system is the manager. ठीक है, तो with the management of the OS a programmer is rid of difficult hardware consideration. तो OS क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? प्रोसेसर का मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, और कॉन्करेंसी कंट्रोल। व्हाट इज कॉन्करेंसी बेटा? कोई बताएगा कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? कोई भी? व्हाट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल? कोई भी बताओ बच्चे, पता है या नहीं पता? कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करें IRCTC की वेबसाइट की बात करते हैं, एक बात बताओ, अगर मुझे रिजर्वेशन करवाना है तो एक साथ कितने लोग रिजर्वेशन करवा सकते हैं? कोई लिमिटेशन है? बोलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? कोई भी? आ रही है ना? एक बार में आप 5, नहीं 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 5 टिकट्स तो इज द लिमिट फ्रॉम वन यूजर ना, उस लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर इंडिया से मान लो रिजर्वेशन हो रहे हैं, इंडिया से ही क्या, वो तो वर्ल्ड वाइड वेव है। IRCTC की वेबसाइट जो भी यूज कर रहा है, IRCTC की जो भी ऐप यूज कर रहा है वो रिजर्वेशन करा सकता है। तो मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं रिजर्वेशन करा रहा हूं, मेरे साथ कितने लोग रिजर्वेशन करा सकते हैं? अनकाउंटेबल सर। कुछ तो काउंटेबल होगा, लेकिन अपन ऐसा बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द कहना चाहिए आपका जो सर्वर कितना पर्टिकुलर। हैंडल कर सकता है सर? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, सर्वर कितना हैंडल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो कि 2 लाख लोग या 3 लाख लोग एक साथ रिजर्वेशन करा रहे हैं एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। इसी को हम बोलते हैं कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक साथ मल्टीपल यूजर्स जो है ना एक ही एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इसको अगर कंट्रोल करना है, कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
बेटा ये सब टर्मिनोलॉजी Yes, बड़ी sir. इंपॉर्टेंट है, तो आपको लाइफ एग्जांपल के साथ आपको पता होना चाहिए होता क्या है। रटना नहीं है कोई भी चीज, रियल लाइफ में सारी चीजें होती हैं। ये जो हम सारी चीजें पढ़ते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं बच्चे। अब अगर अपन मान लो, अगर हम बात करें तो अगर जिसमें सिस्टम में या कहना चाहिए जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, जैसे पहले क्या होता था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो आपको ना कि कुछ हार्डवेयर वर्क करना पड़ता था। जैसे कि अगर अपन बात करें ये आपका 6800 जो आपका MC 6000 कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, तो इसमें अगर आपको कोई मेमोरी लोकेशन को लोड करना होता ना तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता। फिर अगर लोकेशन 81 पे आपको कुछ लोड करना है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन वो करना पड़ता। 2 नंबर को ऐड करना है तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ता। फिर अगर आपको स्टोर करना है सम को मेमोरी लोकेशन 55 पे तो STA और फिर ए करके फिर $55 करना पड़ता। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ता है, कहना चाहिए आपको ऑपरेशंस को या कहना चाहिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा ही मेजर यूज है, मतलब रिसोर्सेस तो हैंडल कर ही रहा है, टास्क परफॉर्म करने के लिए भी रिसोर्स के साथ साथ जो आपकी एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, वो सारी चीजें मैनेज करता है, सब चीजें वो मैनेज करता है और साथ में कंट्रोल करता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी कहना चाहिए उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस को लोड करके फिर आपको काम करना पड़ेगा। जो जो काम आपको टास्क परफॉर्म करना है, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन पास करते जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इसकी जनरल डेफिनेशन की, तो अगर इन एन OS इंस्टॉल्ड मशीन सिंस वी हैव एन इंटरमीडिएट लेयर दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाता है, एडवांटेज ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, तो आपको फिर हार्डवेयर वाले पार्ट से काम आपका छूट जाता है या इंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो आपको करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो आपका LDA होता है, लोडर होता है या कहना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन काउंटर होते हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उसको हैंडल कर लेते हैं। जैसे आपको अगर एडिशन का प्रोग्राम करना पड़ता तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, यहां आपको डायरेक्टली C=A+B करोगे, एडिशन हो जाएगा, इंटरनल प्रोसीजर आपको दिखेगी नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेगा। तो अगर अपन सिंपल बात करें तो जो प्रोग्राम होता है, आप सिंपल प्रोग्राम जो सेगमेंट बनाते हो विथ नो हार्डवेयर कंसीडरेशन, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर को कंसीडर करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। देन मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन आते हैं, फिर हार्डवेयर के रिस्पॉन्सेस आते हैं, ये सारी चीजें होती है। मतलब आपने सिंपल प्रोग्राम लिखा, अब आपने तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भेज दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको जो जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा सेगमेंट बनाएगा, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में भेजेगा, मशीन लैंग्वेज से हार्डवेयर के रिस्पॉन्सेस आएंगे, ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद हैंडल कर लेता है। तो बात ये आई, with the advantage of easier programming provided by the operating system, the hardware, its machine language, and the OS constitute a new combination that is called virtual machine. तो पहले क्या होता था, केवल मशीन होती थी, उसके अंदर मशीन लैंग्वेजेस होते थे या कह लो इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस होते थे और हार्डवेयर। अब हमारे पास क्या होता है, मशीन लैंग्वेज और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, हम अपनी ओन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बेस पे हार्डवेयर के इंटरप्ट आते हैं और बेस्ड ऑन दैट वर्चुअल एक्सटेंडेड मशीन, इसी पूरे के पूरे जो कहना चाहिए आपका, ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन बना, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एक्सटेंडेड मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की। इसमें देखो एक चीज है, पहले उसको मैं समझाता हूं। एक टर्मिनोलॉजी होती है, आगे हम पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कर्नल, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कर्नल की बात कर रहे हैं। अब एक कर्नल क्या होता है बेटा, तो अगर कर्नल की बात करें ना, कर्नल भी आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, समझो सिंपल अगर बात करें तो कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम at the core of computer operating system that has complete control over everything in the system। ध्यान रखना, कर्नल क्या है, आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, एट द कोर ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम क्या होता है, कर्नल किसका पार्ट है आपका,
कोर किसका है, या कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, मेन पार्ट है, जो क्या होता है, सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल रखता है। तो कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल रखता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम at the core of a computer operating system that has complete control over everything in the system. Is that clear? Clear or not बेटा, बताओ क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब देखो, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्नल मोड, एक होता है यूजर मोड। देखो, अगर हम यूजर मोड की बात करें तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर की एप्लीकेशन रन कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूजर मोड। जैसे कि अगर मान लो टेक्स्ट एडिटर हम ओपन किए हुए हैं या वर्ड हमने ओपन किया हुआ है, तो ये यूजर मोड है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो ये कहलाता है कर्नल मोड। जब हम यूजर के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वो यूजर मोड है। जब हम सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं, सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम बूट हो रहा है, क्योंकि जब सिस्टम बूट होगा तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जाएगा, वो आपका कर्नल मोड होता है। तो सिंपल सी बात हो गई, द सिस्टम स्टार्ट्स इन कर्नल मोड्स व्हेन इट बूट्स, एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इट एग्जीक्यूट्स एप्लीकेशन इन यूजर मोड। सिंपल मतलब जब स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो कर्नल मोड में होता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया मेमोरी में, उसके बाद यूजर मोड आ जाएगा। जैसे ही लोड हो गया, उसके बाद आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे काम करते हो। जैसे वर्ड आपने चला लिया, मीडिया प्लेयर चलाया, मूवी देखा आपने, गेम खेला, ये सारे का सारा अब यूजर मोड हो गया। लेकिन जब बूट हो रहा होता है, वो कर्नल मोड होता है। और कर्नल एक प्रोग्राम होता है जो पूरे सिस्टम को कहना चाहिए कंट्रोल करता है, या आप ऐसा कह सकते हो जो भी चीज है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका कर्नल होता है। और यूजर मोड में आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हो। तो अब अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन पे आए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, OS itself is a program, but it has a priority which application program don't have. OS की प्रायोरिटीज होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की प्रायोरिटीज नहीं है। मतलब आपने 4 एप्लीकेशन ओपन कर दिया, अब कौन सा पहले चले ना चले, OS डिपेंड करे, OS डिसाइड करेगा। तो OS uses the kernel mode of the microprocessor, whereas other programs use the user mode. जो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं यूजर मोड, वो एग्जीक्यूट होते हैं, और जबकि ओएस होता है वो कर्नल मोड ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर को यूज करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड इन कर्नल मोड बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड्स, whereas some of them cannot be used in the user mode. अब सारे के सारे यूजर मोड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूजर मोड तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से अपर लेवल की बात है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो अगर सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था, दैट इज ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अगर आप इसमें देखो, तो ये देखो इसका बैक व्यू है, कितना बड़ा है। तो आप समझ लो एक बड़े बड़े हॉल के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, जिसमें मैनुअली आप क्या करते थे, प्रोग्राम्स को मैनुअली लोड करते थे। ठीक है, स्विचेस के टर्म में, पंच कार्ड के टर्म में, या पेपर टैप्स के टर्म में। कैसे? और ये बना आपका 1940s के समय था। इसका वेट जो था वो 30 टन था, हाइट 8 फीट का था, 3 फीट डीप एंड 100 फीट लॉन्ग। ठीक है, कंटेन ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स दैट वर कूल्ड बाय 80 एयर ब्लोअर्स। इतना बड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा था। यहाँ जो आपका कहना चाहिए सबसे पहले जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना था। ठीक है, उस समय जो कहना चाहिए कंप्यूटर थे, वो आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। ठीक है, फिर आपका पंच कार्ड आ गया, पंच कार्ड को आप इंसर्ट करते थे, आउटपुट का वेट करते थे। फिर पेपर टेप आ गया, ऐसा होता था पेपर टेप का यूज करते थे। फिर पेपर टेप को आप पंच पेपर टेप के टर्म में बिट बाय बिट आप ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो अगर आप देखो, तो अब जैसे जैसे टाइम बीता गया, आपने यूज किया कार्ड रीडर, प्रिंटर, आपने कार्ड रीडर यूज किया, प्रिंटर यूज किया, मैग्नेटिक टेप यूज किया, ऐसे कर करके आपने धीरे धीरे असेंबलर, लोडर, लाइब्रेरी, ऐसे करके धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। और फिर स्पूलिंग कहना चाहिए, मतलब जो सिस्टम मोड में आपका स्पूलिंग था, वो धीरे धीरे सिक्वेंसली डेवलप किया गया। मतलब धीरे धीरे करके आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, वो साइज आपका कंप्यूटर का हुआ। ठीक है, जो स्पूलिंग होता है वो जस्ट आप बोल सकते हो कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ही स्पेशलाइज फॉर्म है।
जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को कॉपी करते हो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में से, ठीक है। तो अब फाइनली जो आपके पास जो आइडिया आया वो मल्टी प्रोग्रामिंग का आया, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे भी। मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सी बात मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्स को शेयर कर रहे हो एक से ज्यादा प्रोसेसर्स में, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स में रिसोर्स को शेयर करना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मींस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस बिटवीन मोर देन वन प्रोसेसेस, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि कैसे कैसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ और कैसे कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोर पार्ट हुआ आपके कंप्यूटर का। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है उसमें आप क्या करते हो, रिसोर्स को शेयर करते हो मल्टीपल प्रोसेस के बीच में। तो बाय मल्टी प्रोग्रामिंग द सीपीयू टाइम इज नॉट वेस्टेड, ठीक है। इसमें सीपीयू टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज क्यों नहीं होता है, while one process moves on some input output work, the OS picks another process to execute till the current one passes to input output operation। इसमें क्या होता है कि जैसे एक को ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, ठीक है, अब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब तक दूसरे प्रोसेस को, जो भी आपका दूसरा प्रोसेस P2 है उसको मिल जाएगा, ऐसे P3 को मिल जाएगा। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो होंगे कंटिन्यूअसली या एक ही टाइम पे रिसोर्सेज को शेयर करते रहेंगे। तो मल्टी प्रोसेस का मतलब सिंपल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है। लाइव एग्जांपल्स उसके हम देखेंगे। एंड जैसे जैसे इंटरेक्टिव कंप्यूटेशन की ओर हम बढ़ते गए, तो 1970s में आपके पास टाइम शेयरिंग सिस्टम भी आ गए, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। अब अगर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम में बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां पास हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे, उनके पास टर्मिनल होगा, ठीक है, जो कि मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और एग्जीक्यूट करेगा टास्क को इन द मेन कंप्यूटर। अब देखा, ध्यान रखना, टर्मिनल होगा, टर्मिनल होगा तो सीपीयू नहीं होगा, बस वो मॉनिटर लेके बैठे होंगे, ठीक है। मतलब आपके पास एक मेन कंप्यूटर है, एक मेन कंप्यूटर हो गया, ये पूरा, उसके साथ आपके टर्मिनल्स हैं, ढेर सारे टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4। अब ये जो टर्मिनल हैं, टास्क आपके यहां एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो इसमें मल्टीपल यूजर्स हैव टर्मिनल्स कनेक्टेड टू अ मेन कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट हर टास्क इन द मेन कंप्यूटर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। 1970s के करीब आया था टाइम शेयरिंग सिस्टम। जैसे अगर आप देखो तो कुछ ऐसा, मेन कंप्यूटर है जिसके पास सीपीयू है, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द ओएस। अब मान लो ओएस में इनके पास यूनिक्स है या उबुंटू है, या आप अभी मान लो एमएस ओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब अगर आप इनको देखो तो ये आपके नोड्स हो गए या टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। अब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर एंड यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। नो प्रोसेसिंग इज मेड, दे डू नॉट हैव सीपीयूज, ठीक है, लेकिन टास्क कहां परफॉर्म होंगे, इस मेन कंप्यूटर पे। तो अब इसको हम कैसा बोल सकते हैं, अब इसमें हमारे पास आ गया कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसर हो गए, ठीक है। यहां हमने देखा ना, हमने अभी दो चीजें देखी, सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग देखी हमने, मल्टी प्रोग्रामिंग, और फिर हमने देखा टाइम शेयरिंग। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग की, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग था वो, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, रिसोर्स को शेयर कर दिया। यहां मल्टी प्रोसेसिंग है, यहां मल्टीपल प्रोसेसर जो होंगे वो मेमोरी को शेयर करेंगे और पेरिफेरल डिवाइसेस को। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर में अंतर यही है, वहां पास हमारे पास क्या है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं, यहां जो है हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करेंगे, मेमोरी शेयर करेंगे और पेरिफेरल डिवाइसेस शेयर करेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब अगर मेमोरी भी शेयर हो जाएगी प्रोसेसर्स में तो यहां कंप्यूटिंग पावर हाई हो जाएगी, रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इस एनहांसमेंट से आपकी कंप्यूटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, कंप्यूटिंग पावर कैपेबिलिटी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम की बात करें तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है टाइटली कपल, एक होता है लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मतलब हुआ एक प्रोसेसर होगा, इज असाइंड अ स्पेसिफिक ड्यूटी, बट प्रोसेसर वर्क इन अ क्लोज एसोसिएशन, पॉसिबली शेयरिंग द सेम मेमोरी। मतलब मेमोरी सेम शेयर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना हर प्रोसेसर को स्पेसिफिक ड्यूटी दी गई हुई है। मेमोरी शेयर तो हो रही है लेकिन हर प्रोसेसर का टास्क अलग अलग है, स्पेसिफिक है। लूजली कपल्ड का मतलब हुआ ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी
एंड कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। या हर प्रोसेसर के पास शेयरेबल मेमोरी नहीं है, शेयर्ड वाली मेमोरी नहीं है, हर प्रोसेसर की अपनी ओन मेमोरी है और अपनी ओन कॉपी ऑफ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबके पास अपनी अपनी कॉपी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये डिफरेंस होता है टाइटली कपल और लूजली कपल्ड में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये डिटेल में बेटा हमें आगे की क्लासों में पढ़ना है, डिटेल में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे होता है। मैं बस आपको इंट्रोडक्शन बताते जा रहा हूं कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें फीचर आई। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग बाद टाइम शेयरिंग हुआ तो क्या फायदा हो गया, आपने देखा टर्मिनल बढ़ गए, फिर आपने देखा कि मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया तो प्रोसेसर मेमोरी शेयर कर पा रहे हैं। अब आपने देखा इसको आप दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, एक लूजली कपल्ड एक टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड में क्या है, हर प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी अपनी कॉपी ऑफ ओएस है। टाइटली कपल्ड के पास क्या है, हर प्रोसेसर के पास एक स्पेसिफिक टास्क है लेकिन मेमोरी शेयर्ड होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे। यस गुड, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क सिस्टम की। अब नेटवर्क सिस्टम में क्या होगा, ईच प्रोसेस रन इन इट्स ओन मशीन बट द ओएस हैव एक्सेस टू अदर मशीन्स। अब नेटवर्किंग में आ गया तो कंप्यूटर के ओएस को दूसरा भी कोई एक्सेस कर सकता है लेकिन मशीन उसका खुद का है। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल शेयरिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। तो इन नेटवर्क यूजर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट he or she is working in a network and when information is exchanged the user explicitly handles the transfer of the information. तो the transfer of the information is easy in the network system. जैसे हम लैब में बैठे होते हैं तो एक ना नेटवर्किंग में होता है, तो हम एक कंप्यूटर से नेटवर्क एडमिन अगर अब है तो एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सारे के सारे नेटवर्क में है। तो फाइल शेयरिंग हो जाएगी, मैसेजिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं नेटवर्क सिस्टम्स में। तो अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ जो लूजली कपल्ड बताया था उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। लूजली कपल्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उस नेटवर्क सिस्टम जैसा ही होता है। However, in such system there is no need to exchange information. It is handled by OS itself whenever necessary. मतलब जरूरी नहीं है कि नेटवर्क में है तो हम डेटा एक्सचेंज ही कर पाए, जरूरी नहीं है, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो नहीं कर पाओगे। So with continuing innovation, new architecture and compatible OS are developed, but their details are not in the scope of their text since the objective is to give only a general view. तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम बात कर रहे हैं कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर आप देखो यहां पर हमारे पास ईच ऑफ कंप्यूटर हैविंग इट्स ओन सीपीयू, अपना खुद का सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, पेरिफेरल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोर्ट कर रहा है और इसमें नेटवर्क भी है जो इंस्टॉल्ड है। तो हम चाहे तो शेयरिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी हम सिस्टम बना सकते हैं जो शेयर्ड भी हो और इंडिविजुअल वर्क के लिए भी काम में आ सके, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिट कहां कहां होगा, तो देखो, तो सबसे पहले बेटा होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कर्नल मोड में होता है, ध्यान रखना, और जो एप्लीकेशन होते हैं वो यूजर मोड में होते हैं। तो देखो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है इतना, ये यूजर मोड में हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सॉफ्टवेयर है तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही है, कर्नल भी सॉफ्टवेयर है, इसलिए सॉफ्टवेयर में तीनों आ गया। लेकिन देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड का पार्ट है और यूजर इंटरफेस यूजर मोड में पार्ट है, जिसमें आपका वेब ब्राउजिंग है, ईमेल रीडिंग कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर कर सकते हो, आप वर्ड ओपन कर सकते हो, ये सारा का सारा एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन के इंटरफेस से ओपन होता है। जैसे मुझे वर्ड ओपन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा तभी हम ओपन कर पाएंगे। अगर मुझे कोई प्लेयर ओपन करना है तो जैसे मान लो वीएलसी प्लेयर ओपन करना है तो वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यूजर इंटरफेस क्या हो गया, उसका जो भी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है, जो भी एप्लीकेशन है, वो आपका इंटरफेस हुआ। उस इंटरफेस से वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है और उस फिर हार्डवेयर से, और फिर आपको आउटपुट आ जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? सर टाइम हो गया। बस 2 मिनट बेटा। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होती है, तो जैसे अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो प्रोग्राम क्रिएशन, जैसे कि एडिटर बना सकते हो, एडिटर्स के टर्म में आप उसको यूज करोगे, कंपाइलर्स के टर्म में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो, लिंकर्स, डिबगर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के काम में आ सकता है, इनपुट और आउटपुट फाइल्स को एक्सेस करने के काम में आ सकता है, और सिस्टम एक्सेस में भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्यों कर रहे हैं हम, या जरूरत क्या है इसकी, तो जब हमको यूजर एप्लीकेशन से कनेक्ट होना हो, ठीक है, मैनेज करना हो, साथ में डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन की बात करना हो,
ईज हो, इन सबका कॉम्बिनेशन यूज करना हो, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करते हैं। अगर हम इसकी व्यू की बात करें, कैसे हम इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो देखो अगर हम हायरार्किकल व्यू की बात करें तो देखो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका कंप्यूटर द कोर पार्ट, ये आपका एप्लीकेशन एरिया, और एप्लीकेशन के बाहर आपका यूजर होता है जो उसको कनेक्ट करता है, एंड यूजर्स। ठीक है, फिर स्टैटिक व्यू की बात करें तो आपका ये हार्डवेयर, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये आपके यूजर्स हो गए। डायनेमिक व्यू की बात करें तो आपका हार्डवेयर, देने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है सर्विस रिक्वेस्ट करेगा। पहले तो कोई यूजर आएगा, यूजर इनपुट देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इनपुट मिला ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के बाद भेजेगा, उसके बाद एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आएगा, उससे सर्विस रिस्पॉन्स आया, देन फाइनली आपका आउटपुट। लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के टर्म में देखो तो देखो फिर कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोग्राम और एंड यूजर जो इसको यूज करते हैं। ये जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटीज, ये प्रोग्रामर के लिए है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के लिए होगा, और ये आपका हार्डवेयर पार्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है हमने देख लिया। रिसोर्स शेयरिंग के लिए होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए होता है, मैनेजर की तरह काम करता है, एक मेन फ्रेम की तरह काम करता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्स प्रोवाइडर की तरह काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो इंटरफेसिंग के काम में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम देखें तो अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी रिसोर्सेस, जैसे कि हमने बात किया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, which may be required to complete a task. The commonly required resources are input-output devices, memory, file storage space, CPU. The operating system acts as a manager of the above resources and allocate them to a specific program and user whenever necessary to perform a particular task. Therefore, we can say operating system is the resource manager. It can manage the resources of a computer system internally. The resources are processor, memory files, and input-output devices. ठीक है, तो इन सिंपल टर्म में हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द